नमस्कार दोस्तों, डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत नया पाठ लेकर आए हैं जिसका नाम है नव यथार्थवाद, जो कि पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट और जेआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नव यथार्थवाद। मार्गेंथाउ के यथार्थवाद को परंपरागत यथार्थवाद कहा जाता है। नव यथार्थवाद परंपरागत यथार्थवाद से कुछ भिन्न है। परंपरागत यथार्थवाद का एकमात्र केंद्रीय बिंदु यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति के लिए संघर्ष है तथा यह तथ्य मानव स्वभाव की दृढ़ एवं अस्थायी विशेषताओं पर आधारित है। यह समस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित के आधार पर करता है तथा अन्य तथ्यों, न्याय, कानून व्यवस्था आदि को महत्व नहीं देता। यह जो कि 1940 से 1980 तक लोकप्रिय रहा, 80 के दशक में इसका स्थान नव यथार्थवाद ने ले लिया। नव यथार्थवाद यद्यपि शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही कुछ अन्य तथ्यों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचनाओं को भी महत्व देता है। नव यथार्थवाद यह स्वीकार करता है कि केवल राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना भी राज्यों के व्यवहार, उनकी विदेश नीतियों तथा उद्देश्यों को निर्धारित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना के अध्ययन के बिना किसी भी राज्य के वास्तविक व्यवहार को नहीं समझा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर अधिक बल देने के कारण इसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इसके प्रमुख समर्थक कैनेथ वाल्टेन हैं और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। नव यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में निम्न तत्वों को स्वीकार करते हैं। नंबर 1, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कर्ता हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीकरण है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संरचना राष्ट्रों के व्यवहार को सदैव प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कतिपय आंशिक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य समस्या सिद्धांत निर्माण की है। इस दृष्टि से यह विषय अभी भी शैशवावस्था में है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में सिद्धांत निर्माण की खोज में जिन आंशिक सिद्धांत का प्रचलन हुआ है वह निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संतुलन सिद्धांत। नंबर 2, व्यवस्था सिद्धांत। नंबर 3, निर्णय सिद्धांत। नंबर 4, खेल सिद्धांत। नंबर 5, सौदेबाजी का सिद्धांत। नंबर 6, संचार सिद्धांत। तो चलिए एक एक की व्याख्या करते हैं। नंबर 1, संतुलन सिद्धांत। संतुलन संप्रत्यय का प्रयोग कई सैद्धांतिक अनुशासनों में किया जाता है और मुख्य रूप से इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ। यह मांग और पूर्ति में संतुलन कायम करना अपरिहार्य माना जाता है। कुंसी राइट के शब्दों में, संतुलन किसी एक न एक सत्ता या सत्ताओं के समूह पर या उनके भीतर पार कर रहे बलों का वह आपसी संबंध है जिसमें सम्मिश्र यानी संपूर्ण में कुछ मात्रा में एक प्रकार का अस्थायित्व दिखाई देता है। संतुलन मोड
मोटे रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर 1, स्थायित्व संतुलन। इसमें स्वचालित और स्वनियंत्रित संतुलन स्थापित होता है। ऐसा संतुलन किसी भी समाज व्यवस्था में नहीं पाया जाता, क्योंकि समाज और राष्ट्र राज्य मनुष्यों से मिलकर बना होता है और मनुष्य स्थिर न होकर गतिशील होते हैं। नंबर 2, गतिशील संतुलन। यह एक वास्तविकता है और प्रभावक तत्वों के बावजूद यह किसी न किसी रूप में समाज और राज्य में उपस्थित रहता है। संतुलन संप्रत्यय का अर्थ होता है विचार। निम्नलिखित दो रूपों में व्यक्त होता है। नंबर 1, वैधानिक संतुलन। इससे तात्पर्य यह है कि समाज और राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और राज्यों के आपसी संबंधों में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, सामान्य संतुलन सिद्धांत। राजनीतिक व्यवस्था में उसके सभी अंग अंतःक्रिया की दृष्टि से अन्योन्याश्रित होते हैं और इन अंगों की क्रिया और प्रतिक्रिया के बाद अंत में स्थायित्व की प्राप्ति होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन सिद्धांत अपनाने वाले विद्वानों में जॉर्ज लिस्का और मार्टिन कैपलान का नाम प्रसिद्ध है। लिस्का ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत रीति से व्याख्या किया। लिस्का का कथन है, मैंने संतुलन शब्द का प्रयोग एक मानक के रूप में किया है और राजनीतिक संस्थाओं में अस्थायी संतुलन की बदलती अवस्थाओं की ओर असली प्रवृत्ति के वाचक के रूप में है। लिस्का ने प्रगतिशील, अस्थायी और अस्थायी संतुलन के विचारों पर बल दिया। लिस्का की अवधारणा को संस्थानात्मक या संरचनात्मक संतुलन की अवधारणा कहा जाता है, जिसे मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की संरचना, सदस्यों की प्रतिबद्धता और इनकी भौगोलिक परिसीमाओं से परिबद्ध किया गया। लिस्का संतुलन की कई शाखाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए उसे बहुल संतुलन का नाम देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए लिस्का इसका प्रयोग विश्लेषण के एक मानक के रूप में करना चाहते हैं। उनकी मान्यता है कि राज्य संतुलन की ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो शांति का संरक्षक हो, अतः संतुलन की खोज एक आवश्यक मूल्य है। संतुलन की खोज में कतिपय व्यक्ति, सामाजिक समूह, अर्थव्यवस्थाएं और संस्कृतियां अनवरत रूप से कटिबद्ध हैं। लिस्का ने निम्नलिखित 3 बातों पर बल दिए हैं। नंबर 1, अलग अलग राज्य किसी संगठन के सामूहिक हिस्से हैं और यह सामूहिक हिस्सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्देशन में कार्य करता है। नंबर 2, राज्यों की नीतियों की परीक्षा अधिकाधिक अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता के प्रसंग में करनी चाहिए। नंबर 3, संतुलन सिद्धांत को उस सामाजिक और भौतिक पर्यावरण की परीक्षा करनी चाहिए जिसमें राज्य एक तरफा न हो, कार्रवाई द्वारा अपनी स्थिति को कायम रखने या सुधारने का प्रयास करना चाहिए। लिस्का के अनुसार संतुलन संप्रत्यय एक एकीकरण का संप्रत्यय है, जिससे एक विश्व व्यवस्था का जन्म होने में सुविधा होती है। अतः स्पष्ट है कि संतुलन सिद्धांत यह मानकर चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्ति स्थायित्व और संतुलन की ओर है। अंत में यही कहा जा सकता है कि
जॉर्ज लिस्का का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संगठन का हिस्सा है, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संतुलन का। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत। निकाय सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति होने का परिणाम है। इसे सामान्य सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके जन्म का मुख्य कारण यह है कि पिछले दशकों में सामाजिक वैज्ञानिक लोग सामाजिक विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों को मिलाकर एक सामान्य ज्ञान राशि बनाने के लिए उत्सुक होने लगे। सामान्य निकाय सिद्धांत एक ऐसे आंदोलन का परिचायक है जिसका लक्ष्य विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण का एकीकरण करता है। सामान्य निकाय सिद्धांत का बीज लुड्विग वान वार्टा लेनकी के चिंतन से दिखाई देती है। यह एक जीव वैज्ञानिक था। 1920 से 30 ईस्वी में उसने विज्ञान के एकीकरण विज्ञान में सिद्धांत निकाय सिद्धांत दूसरे विश्व युद्ध के बाद आया। सिस्टम शब्द की अनेक परिभाषाएं हैं। सिस्टम एक समष्टि संपूर्ण है जिसमें बहुत से हिस्से होते हैं और इन हिस्सों या घटकों या अवयवों का अध्ययन करने के लिए उसमें हिस्सा लेने वाली इकाइयों का अध्ययन आवश्यक है। निकाय जीवन को अपनाने वाले विद्वानों में कैबिनेट बेल्डिंग और चार्ल्स मैकक्लेलैंड हैं। मार्टिन कैपलान का व्यवस्था सिद्धांत। संरचनात्मक संतुलन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण का आधार मानते हुए मार्टिन कैपलान का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक क्रम एवं संबद्धता है तथा आगे भी रहेगा। कैपलान ने अपनी मान्यता में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था दोनों को सम्मिलित किया है। कैपलान का विश्वास है कि राष्ट्रीय राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय राज्य में व्यवहार सदैव अपने राष्ट्रीय हितों से अनुशासित होता है। मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 राष्ट्रीय राज्यकर्ता के रूप में। नंबर 2 राष्ट्रों परिकर्ता के रूप में या राज्येतरकर्ता। मार्टिन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच घटित होगा। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को कैपलान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का तत्व माना है और उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एक व्यवस्था में होने वाला परिवर्तन को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित 6 प्रकार की व्यवस्था पाया जाता है। नंबर 1 शक्ति संतुलन, जो कि इसका समय होता है 6 वर्ष से ऊपर। नंबर 2 शिथिल ध्रुवीकरण द्विध्रुवी व्यवस्था। नंबर 3 कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था। नंबर 4 सार्वभौम व्यवस्था। नंबर 5 श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। नंबर 6 इकाई निषेधात्मक व्यवस्था। उपर्युक्त में पहली 2 व्यवस्था है जो अंतिम 4 व्यवस्था काल्पनिक है। शक्ति संतुलन व्यवस्था यह 18वीं या 19वीं शताब्दी में पश्चिमी जगत में विद्यमान
व्यवस्था। इसमें दो कार्यकर्ता होते हैं, एक आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता और दूसरा लघु। इसके परिचालन के लिए उन्होंने 6 नियम बताया। नंबर 1, प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, परंतु युद्ध से नहीं बल्कि समझौते से। नंबर 2, यदि समझौता करना कठिन हो तो युद्ध का सहारा लेना चाहिए। नंबर 3, किसी आवश्यक कार्यकर्ता को नष्ट करने के बजाय युद्ध बंद कर देना अच्छा है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर किसी कार्यकर्ता आधिपत्य स्थापित करने का विरोध करना चाहिए। नंबर 5, यदि कोई कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का पोषण करता है, विरोध करना चाहिए। यदि कोई कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का पोषण करता है तो उसका विरोध करना चाहिए। नंबर 2, शिथिल ध्रुवीय व्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन सिद्धांत के स्थान पर इसका जन्म हुआ। इसमें दो महाशक्तियों के चारों ओर छोटे छोटे राज्य घिरे हुए छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन निर्गुट राज्यों का गुट होने के कारण दोनों बड़ी शक्तियों की शक्ति शिथिल रहती है। नंबर 3, दृढ़ ध्रुवीकरण व्यवस्था। यह शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरित है। इसमें निर्गुट राज्यों का लगभग लोप हो जाएगा और वह महत्वहीन हो जाते हैं। इसमें मध्यस्थीकरण का अभाव होता है। इसमें तनाव बढ़ने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इसमें स्थायित्व का अभाव है। नंबर 4, सार्वभौमिक व्यवस्था। इसमें विश्वव्यापी कर्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ इतना शक्तिशाली होता है कि राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के मध्य होने वाले युद्ध को रोक सकता है। राष्ट्रीय कार्यकर्ता अपने उद्देश्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। सभी कार्यकर्ता अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शांतिमय साधनों का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, सोपानी या श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसमें एक विश्वव्यापी कर्ता प्रायः सारे विश्व को समेट लेता है और केवल एक राज्य बाहर रह जाता है। यह सोपानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निर्देशात्मक, फासीवादी और गैर निर्देशात्मक प्रजातांत्रिक दोनों प्रकार की हो सकती है। नंबर 6, इकाई विशेषाधिकार व्यवस्था। इसका अर्थ यह है कि हर राज्य के पास अपने विरोधी को नष्ट करने की क्षमता होगी। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को लगभग समान शक्ति होगी। इसमें सभी अपनी सुरक्षा के लिए अपने सामर्थ्य पर निर्भर होते हैं। यह व्यवस्था पारस्परिक धमकी पर आधारित होते हैं। यह व्यवस्था प्रायः तब आती है जब सभी के पास परमाणु बम हो जाता है। इसमें न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी नष्ट होने का खतरा बना रहता है। कापलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा
भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वरूप का विवेचन कर सकते हैं। मार्टिन कैप्लान के व्यवस्था में क्या और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन होता है, तब अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। मार्टिन कैप्लान के व्यवस्था सिद्धांत की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि उनकी एक भी भविष्यवाणी सही नहीं हुई। निर्णय सिद्धांत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रिचर्ड स्नाइडर एवं डब्ल्यू बर्क और बर्टन शॉपिन ने विदेश नीति के अध्ययन में निर्णय परक विश्लेषण अपनाने का प्रयत्न किया। संतुलन और व्यवस्था सिद्धांत के विपरीत यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बजाय उन अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक अधिमान्य व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है जो अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र को निर्धारित एवं प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय परक सिद्धांत विदेश नीति निर्माण की लंबी प्रक्रिया में लिए जाने वाले निर्णयों के अध्ययन पर जोर देता है। साइमन ने निर्णय सिद्धांत का प्रयोग लोक प्रशासन में किया है, जबकि राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग मतदान व्यवहार और जनपद के अध्ययन में होने लगा है। निर्णय निर्माण नीति निर्माण से भिन्न है। नीति अपेक्षाकृत विस्तृत होता है, जिसका संभव अनेक समस्याओं से होता है। यद्यपि निर्णय निर्माण का संबंध एक विशेष समस्या से होता है। जेम्स रॉबिन्सन के अनुसार निर्णय करण एक सामाजिक प्रक्रम है जो राष्ट्रीय के लिए कोई समस्या छाड़ता है और उसके कुछ थोड़े से विकल्प निकलता है जिसमें से कोई एक विकल्प चयन करना होता है। हेलमैन के अनुसार निर्णय निर्धारित की गई है एक ऐसी चीज है जो कि कार्य के वास्तविक रूप में संपन्न होने से पहले आती है। निर्णयकरण सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मूल इकाई उपाधि राज्य है, लेकिन राज्य के समस्त कार्य का संचालन राज्य के उच्च न्यायाधिकारियों द्वारा किया जाता है, अर्थात राज्य के नाम पर सारा निर्णय ही लेता है। जैसे जर्मनी का व्यक्तित्व हिटलर व्यक्तित्व का प्रतिबिंब था। माओ और भारत 2006 माओ और भारत पर नेहरू का प्रभाव था। अतः स्पष्ट है कि निर्णयकरण दृष्टिकोण उन कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो निर्णयकर्ता कहलाते हैं और उन राज्यों पर भी जो निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यह उपागम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को व्यक्तिगत निर्माण कार्यों को कार्यकर्ताओं के कार्यों को शीश में देखना चाहिए। निर्णय लेने में पर्यावरण का विशेष महत्व है। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से संबंधित निर्णय एक विशिष्ट पर्यावरण में ही लिए जाते हैं। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, जिसे आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण कहते हैं। आंतरिक पर्यावरण में नेता का व्यक्तित्व, समाज में कार्यशील प्रभावशाली
तब शामिल है, जबकि व्यवस्था पड़ोसी शक्ति महाशक्तियों से संबंध आदि शामिल हैं। सभी का प्रभाव निर्णय पर पड़ता है और इन सभी का सम्यक ज्ञान हो तो यह बताया जा सकता है कि राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा निर्णय लेगा। हैरोल्ड स्पाउड और मार्गरेट स्प्राउट विदेश नीति के अध्ययन पर पर्यावरण पर विशेष बल देते हैं। अलेक्जेंडर जॉर्ज और जूलियट जॉर्ज विदेश नीति संबंधी निर्णय के ठीक अध्ययन के लिए निर्णयकर्ताओं के विविध क्रियाओं का विश्लेषण करना आवश्यक मानते हैं। अर्थात ये दोनों विद्वान निर्णयकर्ताओं के व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। कहते हैं कि यदि निर्णयकर्ताओं के निर्णयों को समझना होता है, उनके व्यक्तित्व का अध्ययन आवश्यक है। निर्णयकरण सिद्धांत उन कार्यकर्ताओं का भी अध्ययन करता है जो विदेश नीति के निर्माण में सचमुच हिस्सा लेते हैं। नंबर 1, बर्नार्ड कोहेन सरकारी और गैर सरकारी कार्यकर्ताओं की ओर परस्पर क्रिया पर बल देते हैं। नंबर 2, रोजर सिल्वमैन कार्यपालिका और विधायिका की परस्पर क्रिया पर बल देते हैं। जॉन बर्टन कहते हैं कि निर्णयकरण सिद्धांत में इतनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है कि निर्णयकरण एक प्रक्रम बनकर रह जाता है। उपर्युक्त बातों से स्वतः स्पष्ट है कि निर्णयकरण सिद्धांत केवल विदेश नीति का विश्लेषण करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं। अतः यह एक एकांगी विषय है। खेल सिद्धांत मुख्यतः गणितज्ञों एवं अर्थशास्त्रियों ने विकसित किया है। इसमें अनेक समानताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक खेल मान लिया है और खेल जैसा एक नमूना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। खेल सिद्धांत के मॉडल को प्रभावित करने वाले मार्टिन सुबिक, कार्ल वाइच तथा ऑस्कर मार्गेनत्शर का नाम आता है। इसके व्यापक का स्वरूप श्रेय जॉन न्यूमैन को जाता है और टॉमस सैलिन ने इसका विकास किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन कैपलान, आर्थर ली बर्श तथा रिचर्ड कॉन्सन ने खेल सिद्धांत के प्रतिपादन किया। अगला है खेल उपागम मुख्यतः विशेषता का एक तृतीय तरीका। इसमें कई विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। यह निम्नलिखित स्पष्ट का उत्तर देता है, न कि किन परिस्थितियों में कौन सी क्रिया अवस्था होती है। जो एक विशेष समस्या पर निर्णय लेना चाहती है, जैसे शतरंज का खेल होता है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय और वैसे ही इसमें भी स्वयं के नियम, खिलाड़ी, क्रियाएं, राजनीति तथा क्षतिपूर्ति आदि होता है। खेल दो प्रकार का हो सकता है। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा मूलक या नकारात्मक मूलक। नंबर 2 नहीं है, खिलाड़ी होता है। खिलाड़ी का अर्थ उससे होता है जो निर्णय लेता है। खिलाड़ी 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। खेल के नियम होते हैं और इन नियमों पर खिलाड़ी का बस नहीं रहता। जैसे इन नियमों पर खिलाड़ी का बस नहीं रहता,
जैसे शतरंज का नियम है कि पैदल मोहरा एक बार में एक या दो घर पार कर सकता है। खेल के नियम ही निर्णय करते हैं कि खिलाड़ी आगे क्या कदम उठाएगा। खेल सिद्धांत के प्रमुख 5 संप्रत्यय या विचार हैं। नंबर 1, रणनीति तय करना, विरोधी का होना। नंबर 3, क्षतपूर्ति का होना। नंबर 4, नियमों का होना। और नंबर 5, सूचना का होना। खेल के सभी विकल्पों की जानकारी खिलाड़ी के पास होनी चाहिए। खेलों के प्रकार। नंबर 1, 0 to पर्सन गेम। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक की हानि ही दूसरे का लाभ होता है, अर्थात दोनों खिलाड़ियों का परिणाम 0 होता है। यह 2 विरोधी दलों का खेल है। इसका स्वरूप प्रतिद्वंदी होता है। जब n खिलाड़ी हो तब n व्यक्ति शून्य योग खेल हो जाता है, अर्थात इस स्थिति में समघट्ट या कोलिशन बन जाता है। परंतु इस प्रकार का समघट्ट तभी संभव है जब समघट्ट के समकक्षों में के बीच आपसी सहयोग हो। नंबर 2, कांस्टेंट सम टू पर्सन गेम। इस खेल में प्रतिद्वंदी दूसरे को हानि पहुंचाकर स्वयं लाभ नहीं उठाते, बल्कि पारस्परिक सहयोग की भावना से उत्प्रेरित होकर समान लाभ उठाते हैं। नंबर 3, नॉन जीरो सम टू पर्सन गेम। यह उपर्युक्त दोनों प्रकार के खेलों के बीच का खेल है। इस खेल में प्रतिद्वंदियों के बीच विरोध अथवा सहयोग दोनों हो सकता है। थॉमस सैलिन ने 0 सम टू पर्सन गेम की मान्यता पर आपत्ति किया है। उनकी आपत्ति है कि इस कूट का खेल सीमित युद्ध निवारण, परमाणु आतंक जैसी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। इसलिए प्रसिद्ध पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। थॉमस सैलिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सार तत्व संघर्ष की स्थिति और पारस्परिक निर्भरता है। दूसरे शब्दों में, एक राष्ट्र की निर्णयकर्ता की पसंद बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह दूसरे राष्ट्रों के साथ क्या प्रत्याशा करता है। थॉमस सैलिन ने मिस्र अप्रेरक खेल पर चर्चा किया। सैलिन ने अपना विश्लेषण सीमित युद्ध और युद्ध निवारण तथा शस्त्र नियंत्रण की समस्याओं पर विचार दिया। खेल सिद्धांत की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि 0 सम टू पर्सन गेम का अंतर्राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इससे केवल युद्ध की स्थिति का विश्लेषण करना है, जिसमें यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कोई राष्ट्र नेता विदेश नीतियों का निर्धारण करते समय दूसरे देश के साथ कितना सहयोग करें तथा किया असहयोग। अतः युद्ध के अतिरिक्त अन्य स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए 2 प्रकार के खेल की और चर्चा होती है, जिसे चिकन गेम और प्रिजनर्स डायलम्बा गेम कहा जाता है। चिकन गेम की मुख्य विशेषता यह है कि यदि कोई राष्ट्र अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्र के इरादों को पूरी तरह से नष्ट भी समझता है, तो वह ऐसी नीति का अनुसरण कर सकता है जिससे उसके हितों की रक्षा हो सके, बशर्ते कि वह इस बात की परवाह न करे कि उसकी नीति से भी प्रतिद्वंदी को लाभ हो सकता है। प्रिजनर्स डायलम्बा गेम में इस प्रकार की कोई संभावना नहीं होती। विभिन्न राष्ट्रों के आपसी संबंधों में दुविधा पाई जाती है। प्रत्येक राष्ट्र इसके बारे में अनिश्चित रहता है।
कि दूसरे राष्ट्र उसके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करेंगे या अविवेकपूर्ण व्यवहार। यही कारण है कि राष्ट्र अक्सर अविवेकपूर्ण ढंग से व्यवहार करते हैं। चिकन गेम एवं प्रिजनर्स डायलम्बा गेम के पीछे मुख्य धारणा यह है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच नीति निर्माता या तो जानते हैं कि वह एक दूसरे के प्रति किस प्रकार की नीति अपना सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं जान पाते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। जीरो सम टू पर्सन गेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण खेल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में यह लागू नहीं हो सकता। खेल सिद्धांत के अनेक दोष हैं और इनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्या का समाधान भी नहीं है। फिर भी खेल सिद्धांत का दावा है कि इससे विदेश नीतियों का आधार तैयार किया जा सकता है। चिकन गेम और डायलम्बा प्रिजनर्स गेम का प्रयोग करके इतना समझा जा सकता है कि राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ विभिन्न परिस्थितियों में क्या व्यवहार करेगा। अगला है सौदेबाजी का सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी बहुत कम होती हैं जब जीरो सम टू पर्सन गेम होता है, क्योंकि यह केवल युद्ध की स्थिति में ही लागू हो सकता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध के अलावा सहयोग एवं समन्वय के तत्व भी विद्यमान होते हैं और ये स्थितियां अधिकतर सौदेबाजी की होती हैं, जिनमें संघर्ष और विरोध दोनों पाया जाता है। खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए थॉमस सैलिन ने सौदेबाजी का सिद्धांत बताया। खेल सिद्धांत अब तक इस रूप में हुआ है कि वह मिश्र अप्रेरक खेलों में अपर्याप्त इसी कमी को दूर करने के लिए थॉमस सैलिन ने इस सिद्धांत का विकास किया। जॉन सी हरखानी ने भी इस पर कार्य करना शुरू किया। यह खेल सिद्धांत का विस्तृत रूप है, लेकिन थॉमस सैलिन ने इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के क्षेत्र में भी किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को शांतिपूर्वक हल करने के लिए वार्ताओं के अलावा कोई अन्य विकल्प न हो। यह सिद्धांत संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे प्रमुख तत्व मानता है। संघर्ष में दो विरोधी राष्ट्रों के सामने आमने उसमें से कोई अपने अपने दावे होते हैं जो कि एक दूसरे के अमान्य होते हैं और उनमें से कोई भी आणविक युद्ध नहीं चाहता। अतः अपना हित साधने के लिए संधि वार्ता का सहारा लेना पड़ता है। वार्ता के दौरान दोनों दृढ़ रूप अपनाते हैं और एक दूसरे के बल को कम करने के लिए धमकियां तक दे देते हैं और अपने हितों को साधने के लिए नैतिकता की दुहाई देते हुए साम दाम सभी तरीका अपनाते हैं। उनका उद्देश्य नहीं रहता है कि बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हम अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं। तो सौदेबाजी सिद्धांत में वार्ताओं का विशेष महत्व है और वार्ता के बारे में निम्नलिखित 3 मत हैं। नंबर 1, वार्ता में लगे पक्षों की मांग स्पष्ट और स्थिर होनी चाहिए और वार्ता के दौरान अपनी मांगों का स्वरूप बदलता तर्कसंगत नहीं है। नंबर 2, वार्ता के दौरान दोनों पक्षों को अपनी अभिमान्यता बदलने का अधिकार है। नंबर 5, तीसरा दृष्टिकोण जोसेफ नेपी का है
तीसरा दृष्टिकोण जोसेफ नेपी का है। इसके अनुसार कुछ वार्ताएं ऐसी हैं जिसमें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचता है, लेकिन कोई भी पक्ष यह भी नहीं स्पष्ट करना चाहता है कि वार्ता विफल रही है। अतः यह प्रयास किया जाता है कि ऐसे प्रस्ताव को पेश किया जाए जिससे आम जनता न्याय पसंद किया जाए, लेकिन उसमें एक जोड़कर या कम करने से ऐसी चीज़ रख दिया जाए जिससे दूसरे पक्ष किसी भी तरह के स्वीकार न करें। इसे वार्ताकल्प का सिद्धांत भी कहा जाता है। कोरोनियंग ने सरल सौदेबाजी और मुक्त मूलक सौदेबाजी में अंतर किया है। सरल सौदेबाजी में सामान्य सूचनाओं के आधार पर कुछ भी देकर समझौते करने की होती है, जबकि युक्तिमूलक सौदेबाजी में कूटनीतिक दांव पेच का सहारा लिया जाता है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व रहते हैं। इस सिद्धांत में से नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के युग में इस सिद्धांत का कोई विकल्प भी नहीं है। संचार सिद्धांत। प्रसिद्ध अमेरिकी गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर को संचार सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। वीनर ने संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स तथा फीडबैक सिस्टम के आधार पर संचार सिद्धांत का विकास किया है। राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय द नर्वस ऑफ द गवर्नमेंट है। संचार सिद्धांत निर्णयों के परिणामों में उतनी रुचि नहीं लेता जितना कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में है। यह साइबरनेटिक्स के मॉडल के अनुकूल है, क्योंकि इसमें भी लक्ष्य से अधिक महत्व संचालन एवं समायोजन की प्रक्रिया में दिया जाता है। संचार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक संचार प्रणाली के रूप में मानता है और साइबरनेटिक्स के माध्यम से इसका अध्ययन करता है। साइबरनेटिक्स सभी प्रकार के संगठनों पर नियंत्रण तथा संचार का विज्ञान है। यह मानवीय तथा मशीनी सभी प्रकार के संगठनों का संबंधों को एक जैसी संचार प्रणाली के रूप में देखता है, जिसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयत्नों को नियंत्रित और सही दिशा की ओर जाती है। संचार सिद्धांत यह मानता है कि राजनीतिक प्रणाली की कोई भी प्रक्रिया या अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली तब तक नहीं हो सकती जब तक प्रणाली के अंग एक दूसरे के आपस में विचार विनिमय अथवा संचार नहीं करते। संचार प्रणाली के द्वारा अंगों का आपस में आज और कल का संबंध जोड़ा जाता है। संचार सिद्धांत मानता है कि राजनीति मूल रूप से मार्गदर्शन, समन्वय तथा नियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें शक्ति परोक्ष भूमिका निभाती है। इसका केंद्रीय बिंदु निर्णय निर्माण ही है, जो प्रणाली के बीच सूचना प्रवाह तथा प्रबंध से आती है और इसी आधार पर निर्णयों का निर्माण होता है और इसे लागू किया जाता है। अतः संचार प्रणाली सूचना बहाव तथा संचार का समूह होती है, जो समायोजित और स्वनियंत्रित व्यवस्था है। संचार दृष्टिकोण इस बात को मानता है कि सभी सामाजिक व राजनीतिक प्रक्रियाओं में संचार प्रवाह की प्रक्रिया होती है, जिसका अध्ययन करके हम राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। संचार एक ऐसी सीमेंट है जिसमें संगठन बनते हैं
अतः संचार प्रक्रिया को समझकर सभी संगठनों के वास्तविक कार्य प्रणाली को भली भांति समझा जाता है। राष्ट्रों के मध्य राजनीति को अच्छी तरह समझने के लिए यह दृष्टिकोण सहायक हो जाता है कि और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बाहर तथा कार्यप्रणाली को समझना आसान हो जाएगा। परंतु यह इतना अधिक वैज्ञानिक है कि इसे हम कठोरता के साथ लागू करें तो व्यवस्था अत्यधिक यांत्रिक हो जाएगी। केंद्र परिधि मॉडल या निर्भरता सिद्धांत या पराश्रितता सिद्धांत। केंद्र परिधि मॉडल वह मॉडल है जो विकसित और विकासशील देशों के आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। यहाँ पर केंद्र में विकसित देश और परिधि पर कम विकसित देशों या विकासशील देशों को रखा गया है और इसके माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि विकासशील देशों का निम्न स्तरीय विकास का मूल कारण विकसित देश या केंद्र के देश हैं। आज विकासशील देशों या परिधियों के देशों में के निम्न स्तरीय विकास की व्याख्या उस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रक्रिया के संदर्भ में करते हैं जो कि इन देशों में विकसित देशों के साथ जोड़ती है। इनका मानना है कि परिधियों या विकासशील देशों के सामाजिक प्रक्रिया का विश्लेषण विश्व पूंजीवादी व्यवस्था जिस पर विकसित देशों का प्रभुत्व है के विश्लेषण के आधार पर ही किया जा सकता है। सभी निर्भरता सिद्धांतकार साधारण रूप से यह स्वीकार करते हैं कि निम्न स्तरीय विकास सदैव बाहरी निर्भरता से पैदा होता है। इस तरह से तीसरी देशों की दुनिया से राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा उनका विकसित देशों के साथ संबंधों का विश्लेषण करने के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। निर्भरता सिद्धांत के समर्थक ए.जी. फ्रैंक, वाल्फ्रेड फुर्तादो, फ्रांज कैनन और संतोष सभी विचारक इस बात से सहमत हैं कि तीसरे विश्व के देशों का निम्न स्तरीय विकास इनके नव उपनिवेशी अस्तित्व अर्थात विकसित देशों पर निर्भरता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। निर्भरता सिद्धांत की उत्पत्ति के इतिहास का विवरण लैटिन अमेरिकी आयोग के कार्य से प्रारंभ किया जा सकता है। इसने ही सर्वप्रथम यह बताया कि लैटिन अमेरिका के निम्न विकास का कारण क्या है। तो ए.जी. फ्रैंक और वाल्फ्रेड दोनों यह मानते हैं कि तीसरे विश्व के निम्न स्तरीय विकास को विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार में विस्तार के संचालित तथा निर्देशित किया है। उन्होंने यह भी माना है कि विद्यमान वित्त पूंजीवादी व्यवस्था में परिधि देशों का विकास नहीं हो सकता क्योंकि यह व्यवस्था धनिक राज्यों के पक्ष में है, वहीं परिधियों के लिए हानिकारक है। अतः उन्होंने माना है कि उदारवादी व्यवस्था या समाजवादी क्रांति के द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तृतीय विश्व, अगला पॉइंट है तृतीय विश्व। तृतीय विश्व के देश प्रायः वह देश हैं जो लंबे समय तक यूरोपीय प्रभुत्व के अधीन रहे और जिनका व्यापक सामाजिक व आर्थिक शोषण हुआ और लंबे समय के बाद वह पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होकर राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। अब वह अपना विकास करना चाहते हैं और कुछ बनकर स्वयं को दिखाना चाहते हैं।
लेकिन अभी भी विकास कर नहीं पाए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुख्य रूप से एशिया और अमेरिका महाद्वीप देश यूरोपीय चंगुल से मुक्त होकर राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हुए। लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के देश यद्यपि 19वीं शताब्दी में ही आज़ाद हो गए थे, लेकिन अमेरिकी प्रभुत्व के कारण वह राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित नहीं हो पाए। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया व अफ्रीका के देशों के साथ वह भी आकर खड़े हो गए। इसीलिए तृतीय विश्व के देशों में एशिया, अमेरिका व लैटिन देशों को शामिल किया जाता है। ये शोषित और गरीब देश के नाम से जाने जाते हैं। आज भी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हुआ है। तृतीय विश्व का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1952 में अल्फ्रेड साबी ने किया और इसका व्यापक विश्लेषण फ्रांज फैनन ने किया। तृतीय विश्व की विशेषताएं। नंबर 1, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि एवं बागवानी है। नंबर 2, ये निर्यातों पर आश्रित होते हैं। नंबर 3, यहाँ असंतुलित घटक विद्यमान है। नंबर 4, कच्चा माल और पर्याप्त उपभोक्ता यहाँ की प्रमुख विशेषता है। नंबर 6, विस्फोट यहाँ एक बड़ी समस्या है। नंबर 6, करिश्माई नेतृत्व। नंबर 7, राजनीतिक अस्थायित्व। नंबर 8, विधायिका का ह्रास। तृतीय विश्व की भूमिका। तृतीय विश्व के देश अनेक प्रकार के संगठनों के माध्यम से विश्व में अपनी भूमिका स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से G77 व G17 के माध्यम से तथा अफ्रो एशियाई एकता मंच के माध्यम से। तृतीय विश्व की मांग। तृतीय विश्व के देश वैसे तो विकसित देशों के अनेक प्रकार की मांग कर रहे हैं, जिसमें 4 निम्नलिखित प्रमुख मांग इस प्रकार है। नंबर 1, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था या नियों की स्थापना, अर्थात परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जैसे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों द्वारा स्थापित व्यवस्था है और ये उन्हीं के हितों में कार्य करती हैं। इनके द्वारा विकासशील देशों का शोषण होता है। इसलिए तृतीय विश्व के देशों की मांग है कि ऐसी संस्थाओं को समाप्त करके एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित हो और उसकी स्थापना में विकसित और विकासशील दोनों देशों का योगदान हो, ताकि ये संस्थाएं बिना किसी भेदभाव के सबके लिए कार्य कर सकें, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना हो। नव उपनिवेशवाद एवं नव उपनिवेशवाद की समाप्ति। नंबर 3, उत्तर दक्षिण संवाद प्रारंभ हो। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण हो, ताकि सुरक्षा परिषद में विशेष रूप से अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सके। तृतीय विश्व की समस्या। यद्यपि तृतीय विश्व के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जिनमें 3 प्रमुख समस्या निम्नलिखित है। नंबर 1, ऋणग्रस्तता की समस्या। नंबर 2, हथियारों की होड़। नंबर 3, आपसी एकजुटता का अभाव। तृतीय विश्व व अमेरिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व तृतीय विश्व के देशों से समाप्त हो गया, लेकिन अमेरिका आज भी इन देशों पर किसी न किसी रूप में प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास करता है। यह निम्नलिखित कारणों से पता चलता है। नंबर 1, तृतीय विश्व के देशों से साम्यवाद परिशोधन की नीति। नंबर 2, आर्थिक सहायता की नीति। नंबर 3, सैनिक अड्डा स्थापित करने की नीति। नंबर 4,
आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करने की। नंबर 5, परमाणु प्रतिबंध संधियों के माध्यम से। नंबर 6, हथियारों परीक्षण की आपूर्ति के द्वारा। नंबर 7, उच्च तकनीकी के हस्तांतरण पर रोक लगाकर। नंबर 8, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा चैप्टर 9 यथार्थवाद समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।